हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था। अपन लोग पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर में अपन लोगों ने कितनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी सर। एमएम मॉडल आपने हमें पढ़ा दिया था। इससे पहले नेट इनकम थ्योरी पढ़ा दी थी। उससे उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। दोनों के बारे में मैंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवा दिया है। एमएम मॉडल में लास्ट क्लास में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ ली थी, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया था। और अपन यहां पे थे कि भाई दो प्रकार की फॉर्म होती है, एक होती है लीवर्ड फॉर्म और एक होती है अनलीवर्ड फॉर्म। दोस्तों, लीवर्ड फॉर्म क्या होती है सर? लीवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। और अनलीवर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें खाली इक्विटी होता है, डेट नहीं होता। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपको अनलीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, और अगर लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। होप सो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ी है वो आपको सब पता है, और घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो दोस्तों आइए आज हम चालू करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। ध्यान से सुनो भाई। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो देखो, लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो देखो भाई साहब, अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया था। चलो जी देखते हैं। अपन लोगों को चीजें देखनी है, ध्यान से सुनो भाई। ओके, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर दो प्रकार की फॉर्म होती है। एक होती है आपकी अनलीवर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपकी होती है लीवर्ड फॉर्म। चलो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड करोगे, और यहां पे जो भी पैसा कमाओगे वो किसका है? इक्विटी वालों का है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ई बी आई टी 1 - टी, क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा, डिवाइड। अच्छा, इंटरेस्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डिबेंचर है ही नहीं, मतलब डेट है ही नहीं। और उसके बाद डिवाइड आ जाएगा की। अब अगर आपको क्या निकालना है, सॉरी लीवर्ड निकालना है, तो वैल्यू ऑफ क्या करोगे? लीवर्ड। जिसमें वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड है वो तो आएगा ही, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो यहां पे लिखोगे। प्लस आप क्या कर दोगे दोस्तों? डीटी कर दोगे। डीटी का मतलब है डेट, और उस पे पर्टिकुलर टैक्स क्या है उसको कंसिडर करेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के कार्यक्रम की। और अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ेंगे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर, एक सेकेंड रुको यार, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर पढ़ने वाले हैं अपन 7। पहले मेरी बात समझ लेना। दो तीन क्वेश्चंस है वो सेम है, फटाफट अपन तीनों क्वेश्चन कर लेंगे और फिर एक लास्ट थ्योरी में चलेंगे जिसका नाम है ट्रेडिशनल। राइट। चलो दोस्तों, 7 नंबर एग्जाम्पल क्या बोलना चाहते हैं अपन को, आ जाओ। 7 नंबर एग्जाम्पल बोलता है देर आर टू फॉर्म, लव एंड लाइट। मैं साथ साथ लिखता रहता हूं कि ये बोलता है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है सर? 7। लव और लाइट दो कंपनियां हैं, लव एंड लाइट। ये कंपनी क्या बोलती है कि वो बोलती है विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम है लेकिन उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है। एक्सेप्ट दैट बबली डज नॉट यूज एनी डेट। ये लो भाई साहब, ये अच्छा बबली क्या है? अरे भाई साहब, बबली क्या है समझ ही नहीं आ रहा। ये तो भाई साहब गड़बड़ी है। तो इसका मतलब मैं इस सवाल की लैंग्वेज को सही कर देता हूं। इस सवाल की लैंग्वेज सही नहीं है। अरे बबली कहां से आ गया? तो यहाँ पे बबली की जगह आप क्या लिख दो सर? यहाँ पे हम लिख देंगे लव। तो ये बोलता है जो लव है ना, लव, ये सारा का सारा पैसा इक्विटी से लेके आता है, वो डेट को यूज नहीं करता। चलो जी यहां तक आया सर। ये डेट को यूज ही नहीं करता है। तो ये लव के बारे में बोल रहा है। और लाइट के बारे में क्या बोल रहा है कि दोनों कंपनियां, ध्यान से सुनना, ये बोलता है दोनों कंपनियां सेम हैं। फर्क बस इतना है कि लव जो है वो डेट को यूज नहीं करता, और लाइट जो है वो क्या करता है? वो यूज करता है डेट के साथ साथ इक्विटी भी। क्या बात है सर, ये डेट भी यूज करता है, ओके, और ये आपका क्या यूज करता है? इक्विटी भी यूज करता है। चलो जी सर, यहां तक आ गया। ओके, आइडेंटिकली एक्सेप्ट बबली डज नॉट यूज एनी डेट इन फाइनेंसिंग, while
वाइल बंटी की जगह आप क्या लिखोगे, लाइट हेज 5 lakhs 8% डिबेंचर इन इट्स फाइनेंसिंग। मतलब लव तो डेट यूज नहीं करता, लेकिन लाइट क्या करता है, वो बोलता है मैं 5 लाख रुपए यूज करता हूं और इसका ब्याज क्या है, ब्याज है आपका 8%। तो ये बोलता है हम 8% भी देते हैं। ये 8% बताओ क्या है सर, ये 8% आपका ब्याज है। क्लियर। बोथ द फर्म है ईबीआईटी, दोनों ही फर्मों का ईबीआईटी बताओ कितना है, ये है आपका ईबीआईटी, बताओ कितना रुपया। सामने वाला बोलता है इन दोनों फर्मों का ईबीआईटी है 2 लाख रुपए। चलो भाई, ये 2 लाख रुपए आपका ईबीआईटी हो गया। चलो सर, एंड आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन, मतलब के ई आपको दे रखा है, मतलब कितना 10%। तो कहने की बात क्या हुई सर, कहने की बात यह है कि दोनों फर्में सेम है, बस फर्क इतना है ये इक्विटी यूज करता है, ये डेट भी यूज करता है, राइट। चलो जी, एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स 30%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस। अब एक बात बताओ, आपको ये बताओ मेरे को, ये जो लव है ये लिवर्ड है या अनलिवर्ड है। सर ये आपका अनलिवर्ड है। और ये जो लाइट है, ये लाइट बताओ क्या है, लिवर्ड। तो पहले अगर आप वैल्यू निकालोगे तो बताओ किसकी निकालोगे, अनलिवर्ड की निकालोगे या लिवर्ड की निकालोगे। सर लिवर्ड, अनलिवर्ड की। तो आओ दोस्तों, तो अपन क्या लिखेंगे, पहला आंसर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ बताओ क्या, अनलिवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। अब जब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म करेंगे तो बताओ क्या होगा सर, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड मतलब हो गया वी और यू, और यहां हमारे केस में बताओ कौन है सर, आप वाले केस में है लव। तो बताओ लव का कैसे निकालेंगे, वी यू इक्वल टू ई बी आई टी माइनस बोलो 1 माइनस टी करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम के ई। चलो जी, बी यू बताओ ईबीआईटी कितना, सर ईबीआईटी हमारा है 2 लाख रुपए और टैक्स की रेट है 30%, तो 0.30 कर दिया, डिवाइड क्या आ जाएगा के। चलो जी के देख लेते हैं, के है 10%, तो ये दोस्तों आपका आ गया 10%। मेरे को बताओ सोल्व करना आता है, 2 लाख है, 1 में से 0.3 गया तो 0.7 बच गया, तो ये आ गया ऊपर 1,40,000 रुपए और डिवाइड आ गया आपका 10%, तो ये अपना दोस्तों आ गया 14 लैक्स। क्या बात है सर, अच्छे से चीज समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही आपका देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है, ये आपका दोस्तों कितना है, 14 लाख रुपए आपको यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है। अब आपको अगर क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ, बोलो बोलो, वैल्यू ऑफ लिवर्ड। ये लो भाई साहब, वैल्यू ऑफ लिवर्ड बताओ कैसे निकालोगे, जिसे अपन बोलेंगे वी एल। तो बताओ कैसे, और हमारे वाले केस में ये कौन है सर, हमारे वाले केस में है लाइट। तो बताओ वैल्यू ऑफ लिवर्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस डीटी कर दो। अब बताओ वैल्यू ऑफ ये आया था 14 लाख रुपए, सर कोई दिक्कत नहीं है, डीटी है अपना 5 लाख रुपए और टैक्स कितना है सर, टैक्स की रेट है आपकी 0.3। ये लो भाई साहब, तो 14 लाख रुपए एक आ गया आपका, 14 लाख रुपए एक आया प्लस 1.5 लाख रुपए एक आ गया, तो कुल मिला के बताओ कितना आया, 15,50,000 रुपए आपके आ चुके हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ गई दोस्तों, जिसको आप चेक कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत आई क्या, एकदम सरल चीजें होती है, समझना इजी है, अच्छे से अप्लाई करना सीखो। तो दोस्तों ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बात समझ में आई, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 7। अब अगला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं 8 नंबर, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ये बोलता है देर आर टू फर्म आर और एस, आर और एस दोनों सेम है, लेकिन आर के पास डेट नहीं है और उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, और एस हेज बताओ 5 लाख का डेट है 10% की रेट पे। दोनों फर्मों का ईबीआईटी बताओ कितना है, 2 लाख। ओके, और के बताओ कितना है, 12%। एज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स कितना परसेंट, 30%। क्या ये सवाल सेम है या नहीं है, क्या कर पाओगे सर, 100% हो जाएगा। आप हमें ये होमवर्क दे दो। अगला एग्जांपल, ए फर्म हैज एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 3,20,000, इट इज नॉट ए लिवरेज्ड फर्म, द टैक्स रेट 30%, आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट 16%,
मतलब आपको के ही दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर एमएम अप्रोच, क्या बात है। तो दोस्तों आपको क्या बोला है, डायरेक्टली ये बोला है कि सवाल में बताओ क्या है, ये बोलते हैं लिवरेज्ड नहीं है। तो लिवरेज नहीं है इसका मतलब अनलिवर्ड है, और अगर अनलिवर्ड है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये कैलकुलेट करना आता है। क्या बात है सर, एकदम 100% हमें चीजें समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों ये आपकी थ्योरी होगी, इस थ्योरी का नाम क्या था, ट्रेडिशनल थ्योरी। अब पढ़ेंगे, और इस थ्योरी का नाम क्या था, एमएम थ्योरी। तो दोस्तों इतना सरल चैप्टर था, मस्त चैप्टर था, समझने लायक चैप्टर था, और होप सो आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है, राइट। चलो जी दोस्तों, अब एक बात बताओ, सुनो, अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार अपन थोड़ी सी ब्रीफ समरी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों नेट इनकम थ्योरी। ये लो भाई साहब, नेट इनकम थ्योरी। 2 नंबर क्या पढ़ा सर, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद हमने पढ़ा एमएम थ्योरी, एम थ्योरी, ओके जी। और उसके बाद अपन और पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन थ्योरी को अगर हम कंसीडर करें तो दोस्तों यहां पे अपन लोगों की समरी क्या थी सर, आपने हमें बोला कि भाई साहब यहां पे अगर आप डेट को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे डेट को बढ़ाओगे, जैसे जैसे डेट को बढ़ाओगे, कॉस्ट आपकी क्या होगी सर, केओ हमारी गिरेगा, और केओ जब गिरेगा तो वैल्यू आपका बढ़ेगा, राइट। और केई क्या रहेगा, केई साइलेंट रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, एग्री। अच्छा, यहां पे अपन लोगों ने क्या पढ़ा, यहां पे पढ़ा भाई साहब अगर आप डेट को बढ़ाओगे तो इस बार केई बोलेगा मुझे भी ज्यादा चाहिए, केई बोलेगा कि भाई मेरी रिस्क ज्यादा है तो मुझे ज्यादा चाहिए। होप सो जो मैं बोल रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब ये बोलता है कि मुझे अगर ज्यादा चाहिए तो भाई साहब ये केई है, तो केई ज्यादा चाहिए। मैंने यहां पे बोला था केओ क्या रहता है सर, केओ की अगर हम बात करें, केओ की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, ओके। केओ की अगर हम बात करें तो बताओ क्या होगा सर, केओ हमारा क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर केओ चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब के ई आपका चेंज होगा, ये मैंने बता रखा है, राइट, ओके। अब बात आती है एमएम थ्योरी की। एमएम थ्योरी बोलता था कि भाई साहब 2 प्रकार की चीज होती है, एक है हम टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, और एक है कि हम टेक्स्ट को कंसीडर करेंगे। अगर हम टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर हम टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हम इस अप्रोच को लगाएंगे, ओके। और अगर हम टेक्स्ट को कंसीडर करेंगे तो हम इस अप्रोच का हेल्प ले लेंगे। लेकिन इस एमएम थ्योरी के बेसिस पे अपन लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक होता है लिवर्ड और एक होता है अनलिवर्ड, क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो ये 3 प्रकार की थ्योरी थी जो मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूं, और होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अब अगली जो थ्योरी दोस्तों आपके सामने आने वाली है, उस थ्योरी का नाम है ट्रेडिशनल थ्योरी, और आपकी लास्ट थ्योरी है, कंप्लीट होने वाला है चैप्टर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनो दोस्तों, ये थ्योरी अपन को क्या बोलती है समझना, ये थ्योरी बोलती है द ट्रेडिशनल थ्योरी इज ए मिड पाथ बिटवीन नेट इनकम थ्योरी एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। मतलब नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी जो मैंने अभी पढ़ाया, इन दोनों के बीच में एक थ्योरी और आई जिसका नाम है ट्रेडिशनल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब ये थ्योरी बोलती है कि केडी हमेशा केई से सस्ता होता है, इसीलिए therefore a firm by increasing the proportion of debt capital in its capital structure to a certain limit can reduce its overall cost of capital and can raise the total value of the firm। देखो मैं बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बात बताओ, अपन लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी थी सर, हाँ पढ़ी थी। ये थ्योरी क्या बोलता था
ये थ्योरी बोलता था कि केडी आपका सस्ता होता है केई से। बताओ बोलता था या नहीं बोलता था? तो ये थ्योरी बोलता था कि आपको डेट को बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि केई तो चुप है, और जब केई चुप है तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट गिरेगी। एग्री? लेकिन क्या हुआ, ये थ्योरी, अब ट्रेडिशनल थ्योरी पता है क्या बोलती है, कि ये ट्रेडिशनल बोलता है कि आप जो ये कर रहे हो ना कांड, ये एक लेवल तक तो सही है, और एक यार केई भी कितना चुप रहेगा, केई भी कितना चुप रहेगा, एक लेवल के बाद केई आपको धमका के जाएगा। वो बोलेगा यार आप तो डेट को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंपनी में डेट को बढ़ाते ही जाओगे, बढ़ाते ही जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक लेवल तक आपका केओ सस्ता हो सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद केई भी बोलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? ट्रेडिशनल बोलता है स्टार्टिंग इस थ्योरी से होऊंगा और एंडिंग इस थ्योरी पे हो जाऊंगा। मतलब इन दोनों थ्योरी का मिक्सअप है। क्योंकि ये थ्योरी क्या बोलती थी कि केई क्या रहेगा, केई क्या बोलता, केई चुप नहीं रहेगा, केई बोलता है मुझे भी चाहिए। तो इन दोनों थ्योरी का एक मिक्सअप तैयार कर दिया, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या बन गया? ट्रेडिशनल थ्योरी। क्या बात समझ में आई सर? आगे अब ये बोलता है बट आफ्टर ए सर्टेन, ये बोलता है एक लेवल तक तो सही है, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन लिमिट द इंक्रीज इन डेट कैपिटल लीड्स टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स इन। अब आपको ये सारी लैंग्वेज पढ़ा रखी है, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो इसके 3 स्टेज याद कर लो, ध्यान से सुनना अच्छे से। सब बच्चों के लिए काम की चीज है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। बीकॉम कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सब जगह ये चैप्टर है और अच्छे से चैप्टर को समझाया गया है। सुनो, अब सुनना मेरी बात। फर्स्ट स्टेज क्या बोलती है, ध्यान से सुनो दोस्तों। फर्स्ट स्टेज इन द बिगिनिंग, वो बोलता है शुरुआती दौर पे क्या होता है। एक सेकंड। शुरुआती दौर पे कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म रिजल्ट, वो बोलता है कि शुरुआती एज में आप अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को शामिल करते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाती है और आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। एग्री? क्लियर? सेकंड स्टेज, इन दिस स्टेज द इंक्रीजिंग ऑफ, अब सेकंड स्टेज में भी नहीं माने, आप बोल रहे हो डेट को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, एक रीजनेबल लिमिट। यहां पे देखो, पहली स्टेज में इक्विटी वाले देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी स्टेज में इक्विटी वाले धमका के जा रहे हैं कि भाई साहब बस हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। मतलब लो कॉस्ट तक तो सही है, मतलब ये स्टेज जो होती है इसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है, मतलब ये लेवल हाईएस्ट लेवल है बस। अब इस लेवल के बाद अगर आपने कुछ कांड किया तो इक्विटी वाला बोलेगा अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो जैसे ही इक्विटी वाला चुप नहीं रहेगा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो बताओ वो कौन सी थ्योरी में प्रवेश कर जाएगा? वो कर जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, if the proportion of debt capital in the capital structure of the firm increases beyond an accepted limit, this lead to increase in overall cost of capital or fall in total value of the firm because financial risk rises, right? फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती है तो बताओ किसकी किसकी रिस्क बढ़ती है? सर इक्विटी वालों की, और इक्विटी वाले बढ़ जाते हैं। सर ये तो हमें पता ही चल गया दोस्तों, यही आपका पूरा का पूरा है। देखो ये रहा डायग्राम, ये बोलता है देखो स्टार्टिंग में केडी बोलता है ये। अब बताओ ये के बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? सर केओ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? केओ बढ़ रहा है, राइट? दोस्तों क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। चलो दोस्तों, अपन चलते हैं एक सवाल की तरफ और एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 10। दोस्तों ट्रेडिशनल थ्योरी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनता, चारों प्रकार की थ्योरी मैंने बता दी कि ट्रेडिशनल थ्योरी बोलती है, बताओ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो दो ही थ्योरी है, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग। क्योंकि एमएम भी तो यही बोलता है कि इन दोनों थ्योरी में से मैं यूज करूंगा, ट्रेडिशनल भी बोलता है इन दोनों थ्योरी को मैं यूज करूंगा। और हाँ, एमएम थ्योरी में एक चीज अलग है, लिवर्ड और अनलिवर्ड। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, स्पेशली सीएस करने वाले बच्चे। क्योंकि दोस्तों इस बार भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको नो बीकॉम वालों के लिए तो भाई साहब 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, राइट? सर कोई दिक्कत नहीं है, आओ भाई एक सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल हमें क्या बोलना चाहता है अच्छे से समझना।
एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? वो बोलता है कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है कि भाई अल्फा लिमिटेड है जिसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। मतलब यहां पे मैं इसको वी लिखूंगा और यहां पे मैं इसको के ओ लिखूंगा। राइट, ओके जी। अब दोस्तों, आपको पता है, आप तो ज्ञानी हो, जब केओ दे रखा होता है तो इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है, और जब केओ निकालना होता है तो नेट इनकम थ्योरी को कंसीडर करेंगे। क्या बात है सर, अब हम इतने कंफर्ट जोन में हैं कि हम आराम से चीजों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राइट, चलो जी दोस्तों, क्या बोलना चाहता है? सर नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है, मतलब आपको सवाल में ईबीआईटी दे रखा है। ओके जी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 20 लाख रुपए। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये आपको दे रखा है, आर ई बोल दो या इसको के ई बोल दो, बात एक ही है। इफ द कंपनी यूजेज, अगर कंपनी डेट को बिल्कुल भी यूज नहीं करती, देखो ये ट्रेडिशनल लग गया एक प्रकार से, क्योंकि क्योंकि के ई बोलता है डेट यूज नहीं कर रहे हो 11%, डेट यूज कर रहे हो के ई बोलता है अब मैं नहीं चुप बैठूंगा 12% चाहिए, और के ई यूज कर रहे हो और यूज कर रहे हो तो मेरी रिस्क और बढ़ रही है तो मुझे 15% चाहिए। ओके, एज्यूम दैट 10 लाख डिबेंचर, अब अगर 10 लाख डिबेंचर अगर यूज करोगे तो आपकी रेट लगेगी 6%, और अगर 15 लाख लगो करोगे तो आपकी रेट क्या लगेगी? 8%। दोस्तों मैं डायरेक्टली चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मेरा इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। दोस्तों देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ आप, मैंने क्या किया? पर्टिकुलर, मैंने बोला पर्टिकुलर बना दो, एक कॉलम बना दो जिसमें हम डेट लेंगे ही नहीं, एक कॉलम बना दो जिसमें हम 10 लाख का डेट लेंगे, और एक कॉलम बना दो जिसमें हम 15 लाख का डेट लेंगे। ओके, अब नेट ऑपरेटिंग इनकम बताओ, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। पहले मैं एक वाला करवा दूं। अब बताओ इंटरेस्ट, पहले वाले केस में आप इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो तो इंटरेस्ट जीरो, तो बताओ ईबीआईटी कितना बचा? 3,30,000, और यही आपका ई फेस हो गया। राइट, अब बताओ, आपको पता है सर क्या? याद करो दोस्तों, आपको वैल्यू निकालनी होती थी, तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस प्लस डी। और एस आपके पास, अब मैं बार बार रिपीट नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने पहली क्लास में बता रखा है कि नेट इनकम थ्योरी में एस कैसे निकालते हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला जाता है और डिवाइड के ही कर देते हो, यहाँ पे टैक्स वाला कोई झमेला नहीं था। ओके, तो सर इससे हमारा एस आ जाएगा, डी है नहीं तो एस प्लस डी करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। और अगर वैल्यू आई और के निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा इंटू 100। क्या बात है सर। दूसरे केस में आपका इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 60,000, क्योंकि दूसरे केस में आप कितने रुपए लेके आ रहे हो? 10%, और रेट क्या है? 6%। तो आपका ब्याज बताओ कितना? 60,000। तो 270, 12% कैपिटलाइजेशन रेट, 22-25 जो भी आएगा यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पे देखो रेट 11%, 12% और 15% है, होप सो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आराम से कर लेना दोस्तों, सवाल हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन में आपको 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, क्योंकि चीजें सेम है। राइट, जो जिसमें नई चीज है वो मैं कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन सारे आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो जरूर जरूर मेरे से पूछना। राइट, ओके सर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 आपका होमवर्क है। ओके, 16 नंबर आपका होमवर्क है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, सब चीज पढ़ा रखी है। ऐसा मैं कभी होमवर्क देता नहीं हूं जो आपको करवा नहीं रखा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जिसको अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है? और इसको भी ऐसी बात नहीं है कि समझना है, एकदम सरल है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो दोस्तों आपको आना चाहिए। एक बात बताओ दोस्तों, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रखा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता था? सुनो, अभी एक सवाल पढ़ा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, जरा हटके क्वेश्चन है, ठीक है? ओके सर, ये लो। ओके, तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है? इन कंसीडरिंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर ए कंपनी, द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी हैज बीन मेड बाय वेरियस, सॉरी, एट वेरियस लेवल ऑफ डेट और इक्विटी रेशियो।
देखो, ये बोलता है कि भाई इसने अलग अलग केस बना दिए, इतने केस बना दिए। इन्होंने बोला कि भाई मान लो मैं डेट 0% यूज कर रहा हूं, तो इक्विटी कितना परसेंट यूज करोगे सर? 100। ओके, फिर 10 और अगर 10% डेट यूज कर रहे हो तो 90% इक्विटी, फिर 20% डेट यूज कर रहे हो तो 80% इक्विटी, फिर ऐसे 30% अगर डेट यूज कर रहे हो तो 70% इक्विटी। अच्छा, अगर डेट यूज करोगे तो इसकी कॉस्ट ये है और ये आपका के ई है, तो इसे बोलेंगे के डी और इसे बोलेंगे दोस्तों के, राइट। अब एक बात बताओ दोस्तों, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी आती है? याद करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं आपको चैप्टर पढ़ाता था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं आपको क्या बोलता था कि भाई साहब सबसे पहले आता है सोर्स, सोर्स के बाद आता है अमाउंट, अमाउंट के बाद आता है वेट, और वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू इंटू के आ जाता है, और इसका टोटल कर दो तो आपका आ जाता है डब्ल्यू ए सी सी, जिसे बोलते हैं क्यू। अब एक बात बताओ, अगर सवाल में आपको सोर्स नहीं दे रखा और आपको अमाउंट नहीं दे रखा और डायरेक्टली आपको परसेंटेज दे रखा है, सॉरी सोर्स तो दे ही रखा है ना, सोर्स तो दे रखा है, बताओ कहां कहां से सर? डेट से पैसा आया और इक्विटी से आया, लेकिन इसका अमाउंट नहीं दे रखा। लेकिन दोस्तों आपको पता है, अमाउंट अगर दे रखा है तो अमाउंट के बेसिस पे ही आप क्या निकालते हो सर? अमाउंट के बेसिस पे ही हम वेट निकालते हैं। और वेट आपको बोल रहा है, पहला केस है जिसमें ये बोलता है वेट तो 0 है और ये आपका बताओ क्या है? पूरा का पूरा 100% है, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया। ओके, अब बताओ केडी क्या, सॉरी केई कितना है और केडी कितना है? एक सेकंड चेक करते हैं। 6 और 13, तो ये कितना है? 6 और ये है 13। अरे बोलो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें तो बताओ 100%, मतलब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, रुको। मतलब यहां पे दोस्तों कितना आया देखो, आप यहां पे डेट कितना यूज करोगे सर? डेट 0 और यहां पे 100, राइट। टोटल कितना आ गया? 100। अब अगर वेट निकालोगे तो 0 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और फिर 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो वेट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब बताओ 6 को 0 से, 6 और 1 को, सॉरी 0, और यहां पे रेट कितनी है केई की? केई की रेट है 13%, तो यहां पे मैं 13 लिखूंगा तो यहां पे कितना आ गया? 13, और टोटल मेरी कॉस्ट आ गई 13। यही दोस्तों यहां पे दे रखा है। अब एक बात बताओ यार, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप 100% तो यहां पे कर रहे हो, तो अब सवाल क्या बोल रहा है कि मैं 90% और 10% करूं तो क्या होगा? तो दोस्तों सुनो, यहां पे इन्होंने पता है क्या कर दिया, इन्होंने डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया 13%। दोस्तों बच्चे इस चीज में घबरा जाते हैं, तो चीज तो वही है ना, डायरेक्टली कर दिया, इतना टाइम थोड़ी है कि अलग अलग करूंगा। दूसरे में बताओ 10% ये, 90% ये, और इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 20 80, फिर 30 और 70, फिर 40 और 60, फिर 50 है तो 50 50, फिर 60 है तो 60 और 40, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब सवाल बोलता है बताओ कितनी डेट लेके आऊं और कितना इक्विटी लेके आऊं जिससे मुझे फायदा हो। तो दोस्तों जहां पे आपकी कॉस्ट कम आ रही है, तो सुनो ध्यान से सुनना, ये बोलता है कि सबसे कम कॉस्ट 11.9 पे आ रही है, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑप्टिमम, बहुत बढ़िया मिक्सअप कौन सा है? 30 और 70 का। सबसे बढ़िया मिक्सअप कौन सा माना जाएगा? 30 और 70 का। दोस्तों कर लेना, अगर कोई डाउट रहे, अभी इसके बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की है चैप्टर को अच्छे से समझाने की, कंप्लीट कर लेना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो वेलकम है, अच्छे से पूछ लेना। अगली क्लास में एक नया चैप्टर चालू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।